तो जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो देखिए पहला बोल रहा है कि सीबीआई एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो वो मोर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो सब जगह एक जैसी होती है, ठीक है। टूल्स तो गवर्नमेंट सबको एक जैसे, फॉरेंसिक सबके पास होता है। खैर ये मर्डर मिस्ट्री तो है नहीं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेग रीजन है आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। एफआईआर रिलेट टू एन ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट, भाई एफआईआर किसी से भी रिलेटेड हो उसे स्टेट पुलिस क्यों नहीं करेगी, है ना। स्टेट पुलिस का काम है, अगर कोई एफआईआर हो रही है तो स्टेट पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये भी ऑप्शन आपका वेग है। तो अब ये हो सकता है कि अगर बी भी हमारा गलत है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिक वाला, नन ऑफ द अबव, है ना, हो जाएगा ना। तो देखिए ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि जब स्टेट गवर्नमेंट एक इंटरेस्टेड पार्टी है तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करती है, तो वो क्या हो सकती है, मे बी बायस्ड हो सकती है। तो देखिए क्या होता है, एक स्टेट है, ठीक है, सपोज करिए स्टेट है एक्स, है ना, स्टेट का नाम क्या है एक्स। स्टेट की जो पुलिस है ना, क्या है, पुलिस है, वो किसके अंडर होती है, वो होती है आपकी होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है। ये बात हमें पता है। स्टेट की पुलिस किसके अंडर होती है, स्टेट की पुलिस होती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, है ना। तो जब स्टेट की पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर है, होम मिनिस्टर किसका है, होम मिनिस्टर है आपका रूलिंग पार्टी, है ना, रूलिंग पार्टी का है। और जब स्टेट एक पार्टी है, मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो भी एक तरीके से, भाई पार्टी तो वो पार्टी है ना, जो रूलिंग पार्टी है वही केस में पार्टी है, तो स्टेट का तो नाम लिखाया जाता है सिर्फ क्योंकि वो गवर्नमेंट है वहां की। तो जब होम मिनिस्टर की पार्टी, होम मिनिस्टर की सरकार एक पार्टी है केस में, तो पुलिस का बायस्ड होने का चांस तो बनता है। क्यों, क्योंकि वो पुलिस किसके अंडर काम कर रही है, वो पुलिस काम ही होम मिनिस्टर के अंडर कर रही है, हु इज वन ऑफ द पार्टी, है ना। भाई स्टेट में अगर देखें हम तो पहला आता है आपका कौन, पहला आता है आपका चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के बाद सेकंड इन रैंक होता कौन है, सेकंड इन रैंक होता है आपका होम मिनिस्टर, है ना। पहला होता है चीफ मिनिस्टर, दूसरा होता है आपका होम मिनिस्टर। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि भाई स्टेट खुद ही एक इंटरेस्टेड पार्टी है, और अगर स्टेट एक इंटरेस्टेड पार्टी है तो स्टेट पुलिस बायस हो सकती है। और अगर स्टेट पुलिस बायस हो सकती है तो क्या होगा, अगर स्टेट पुलिस बायस हो सकती है, क्या करेगी, स्टेट पुलिस स्टेट की तरफ डिसीजन दे देगी। मतलब डिसीजन तो नहीं देगी, डिसीजन देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट है वो कैसी हो सकती है, वो फैब्रिकेटेड हो सकती है ना। रिपोर्ट कैसी हो सकती है, बायस्ड हो सकती है ना। किसके टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द स्टेट, है ना। बात समझ में आ गई हमको, टुवर्ड्स द स्टेट वो पर्टिकुलर रिपोर्ट कैसी हो सकती है, वो बायस्ड हो सकती है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हुआ हमारा जवाब, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 92, उसे भी देख लेते हैं वो भी क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि द अबव पैसेज कोट्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्ट इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। कि जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता रहा है, किससे रिलेशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की रिलेशन में, ठीक है। एज क्वेश्चन यू कैन नॉट आंसर आर बेटर देन क्वेश्चन यू कैन नॉट क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि भाई ऐसे क्वेश्चन जो आप, जिनका आप आंसर नहीं कर सकते, वो कैसे, किन क्वेश्चन से बेटर है जिन्हें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। यही कह रहा था ना ये, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये कह रहा था कि क्वेश्चन यू कैन नॉट आंसर आर यूजुअली फार बेटर फॉर यू देन आंसर्स यू कैन नॉट क्वेश्चन। बिल्कुल, तो ये भी वही चीज हमसे पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका आंसर, क्या होना चाहिए, आंसर, ठीक है। चलिए, नाउ बेस्ड ऑन सच ऑब्जर्वेशन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ सच क्वेश्चन। तो हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इस पर्टिकुलर पैसेज के रेफरेंस में हमें इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट जो है बताना है कि सबसे बेस्ट क्या होगा, है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पहला बोल रहा है इसमें कि द टर्म क्वेश्चन मेंशन्ड आर नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस imposed upon the freedom of speech and expression।
पहला बोल रहा है कि जो टर्म क्वेश्चन है ना, जो मेंशन किया गया है, दे आर नॉट सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ, तो वो किस लिमिटेशन के सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसी लिमिटेशंस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे लगाई गई हैं। दूसरा बोल रहा है दोज क्वेश्चंस आर लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन वारंटेड बाय द पर्सन, ठीक है, वो जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक लिमिटेड है, एक पर्सन जो इंफॉर्मेशन वारंट कर रहा है वहां तक। तीसरा बोल रहा है कि द कोर्ट इज रेफरिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन थ्रू द अबव कोर्ट, वो बोल रहा है कि भाई कोर्ट राइट टू इंफॉर्मेशन को रेफर करना चाहता है उस पर्टिकुलर कोर्ट के थ्रू। और चौथा बोल रहा है कि द क्वेश्चंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू लिमिटेशंस इम्पोज्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो क्वेश्चंस हैं दे आर आल्सो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक। चलिए, तो ये क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, अब ठीक, तो जो आपकी फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उस पे जो एक लिमिटेशन लगी हुई है वो एब्सोल्यूट तो है नहीं, है ना, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। क्या वो आपकी जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट है? नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ये बात हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो अगर वो एब्सोल्यूट नहीं है तो उस पर कुछ लिमिटेशन है, और जो वो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस भी उस लिमिटेशन के सब्जेक्ट में आते हैं, है ना, वो क्वेश्चन भी उस लिमिटेशन से बाहर नहीं है। भले ही क्वेश्चन का आंसर आपको पता न हो चाहे ना हो, चाहे कोई ऐसा आंसर हो जिसे आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शायद उसे इसलिए क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन विच इज इम्पोज्ड अपॉन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। गेटिंग इट? चलिए, तो इस बारे में तो आपका ऑप्शन डी सही करेक्ट आंसर उसमें हो जाता है ना। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 93 आ जाता है, ठीक। इस पैसेज में हमारे पास कितने क्वेश्चन और बचे हैं? क्वेश्चन 93 बचा है, 94 बचा है, 95 बचा है ना। और उसके बाद हमारा मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो पैसेज है वो शुरू हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 और पढ़ लेते हैं। 93 क्या कहना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है हमसे, ये भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक बार आप लोग भी जरा जल्दी से इस पे अपनी नजरें फैला लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बात किस बारे में कर रहा है ये क्वेश्चन आपका? देखा आप लोगों ने, पढ़ा उसे, कोशिश करी समझने की। बात कर रहा है ये किस बारे में? बात कर रहा है ये आपका डिफेमेशन के बारे में। डिफेमेशन क्या होता है पता है हमें? डिफेमेशन हमने पढ़ रखा है आई गेस, है ना। कोई परेशानी है डिफेमेशन की? किसी भी तरीके के डिफेमेशन के कंटेंट क्या होते हैं, डिफेमेशन के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, डिफेमेशन होता क्या है, डिफेमेशन कैसे कमिट किया जाता है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आई गेस हमें क्लियर होंगी, है ना। सारी चीज़ें हम अर्ली जो हमारे लेक्चर्स थे जिसमें हम थ्योरी डील कर रहे थे उसमें हम पढ़ चुके हैं, हमें कोई दिक्कत है उसमें नहीं होगी, है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके सभी के आंसर्स यही होंगे कि जी नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अगर उसका रेगुलर रिविजन आपकी तरफ से हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि इट इज एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, है ना। क्या है ये? एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है किसका? लॉ का, ठीक है। लॉ का एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है जो क्या कहता है कि दैट द ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन हार्मिंग द रेपुटेशन, जो डिफेमेशन का ऑफेंस है ना, डिफेमेशन का ऑफेंस ब्रैकेट में क्या दिया है, हार्मिंग द रेपुटेशन, समझ गए ना आप कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करने को डिफेमेशन बोलते हैं, है ना। हैज मेनी एक्सेप्शंस, उसके बहुत से एक्सेप्शंस हैं। एंड द इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ इज वन ऑफ दोज, और अगर आप किसी चीज के बारे में ट्रूथ बोल रहे हैं ना, सच बोल रहे हैं, तो वो क्या है? वो भी उसका एक डिफेंस है ना। सच बोलना इज एन एक्सेप्शन टू डिफेमेशन, बट द accused must prove that such imputation was true and also for the public good, और accused को ये प्रूव करना चाहिए कि वो imputation सही है, ठीक है, वो जो चीज बोल रहा है वो ट्रू है, वो इट इज अ ट्रूथ, है ना, और वो पब्लिक गुड के लिए है, ठीक। अगर अक्यूज्ड ये प्रूव कर देगा कि भाई जो भी बात, जो भी डिफेमेटरी स्टेटमेंट उसने बोला इट इज अ ट्रूथ और इट इज फॉर पब्लिक गुड, तो क्या होगा?
वो उस डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट आर नॉट डिफेमेटरी। अब इसमें हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंसीडर करते हुए हमें ये बताना है कि ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो डिफेमेटरी नहीं है। कैसा नहीं है? जो डिफेमेटरी नहीं है। ऑप्शन ए बोल रहा है एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनियर, है ना। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया किसमें? एक पब्लिक सर्वेंट के बारे में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें उसकी किन प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई? उसकी अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई। कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में? अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई। किस फॉर्म में? एक क्वेश्चनियर के फॉर्म में, है ना, क्वेश्चनियर के फॉर्म में। चलिए ठीक है। बी बोल रहा है अ क्वेश्चन टू अ फीमेल एक्ट्रेस अबाउट हर सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन। ठीक है, ठीक, एक फीमेल एक्ट्रेस से एक मैरिड आदमी के साथ उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, किन चीजों के बारे में? उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन किया गया। ठीक है, इंटरव्यू में, है ना। सी बोल रहा है अ क्वेश्चन टू अ पब्लिक सर्वेंट अबाउट हिज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद अ कलीग। एक पब्लिक सर्वेंट से उसकी कॉलीग, उसके साथ काम करने वाली किसी भी औरत, किसी भी लड़की के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है ना, अफेयर के बारे में क्वेश्चन किया गया। ठीक, और चौथा एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ मैगजीन स्टेटिंग अ फीमेल पॉलिटिशियन एज बी ग्रेड एक्ट्रेस। और एक फीमेल पॉलिटिशियन, एक फीमेल राजनेता, एक महिला राजनेता के बारे में क्या किया गया? एक आर्टिकल पब्लिश किया गया। किस चीज में? एक मैगजीन में। और क्या लिखा गया? कि ये एक बी ग्रेड की एक्ट्रेस हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक चार ऑप्शन है हमारे पास। चलिए अब देखिए डी जो बोल रहा है कि एक फीमेल एक्ट्रेस, एक फीमेल राजनेता, एक फीमेल पॉलिटिशियन के बारे में बोला गया कि शी इज अ एक्ट्रेस ऑफ बी ग्रेड। ठीक, तो यहां पे क्या वो चीज उन्हें कंफर्म थी? देखिए अगर ये चीज ट्रूथ है ना, ये चीज अगर ट्रूथ है तो वेल एंड गुड, और अगर ये चीज ट्रूथ नहीं है तो फिर क्या होगा? ये डिफेमेशन हो जाएगा। हो जाएगा डिफेमेशन? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये डिफेमेशन हो जाएगा, है ना। ये बात पक्की है, क्योंकि किसी भी, अरे वो राजनेता हो, वो अभिनेता हो, वो कुछ भी हो, है ना, वो इंसान कुछ भी हो, आप उसके बारे में एक आम लड़की भी हो अगर, ठीक है, सुबह 10 से शाम को 5 तक जॉब करने वाली एक आम आदमी हो, एक आम औरत हो, उसके बारे में भी आप अगर बोलेंगे कि शी इज अ बी ग्रेड एक्ट्रेस, या फिर किसी लड़के के बारे में भी आप बोलेंगे कि ही इज अ बी ग्रेड एक्टर, है ना, तो अगर ये चीज आप बोल रहे हैं तो वो क्या है? वो डिफेमेटरी है ना। कैसी है? डिफेमेटरी है। लेकिन अगर वो चीज ट्रूथ है ना, अगर वो चीज ट्रूथ है तो फिर वो क्या है? जल्दी बताइए। अगर वो ट्रूथ है तो इस डिफेमेटरी के आगे क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, है ना। बात समझ गए ना हम। तो यहाँ पे क्या आपके ऑप्शन डी में ऐसा बोला गया कि वो सच में एक बी ग्रेड एक्ट्रेस है ना, या ये ट्रूथ है इसलिए उसे पब्लिश किया गया? नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई इन्हें कुछ नहीं मालूम था, इन्हें तो मुंह उठाया, सुबह सुबह ब्रश किया, ब्रेड बटर खाया, ब्रेड बटर खा के इनका मन था कि यार कुछ तो लिख दूं मैगजीन में, बहुत दिन से नहीं लिखा है, ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे, गए उठाया, इनने देखा कि अरे टीवी पे ये पॉलिटिशियन आ रही हैं, उसकी ये न्यूज़ देख, उनकी स्पीच को सुनते रहे, और स्पीच को सुनते हुए न्यूज़ में इन्होंने क्या किया? उनके बारे में फालतू का आर्टिकल लिख दिया। इट्स डिफेमेटरी। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो डिफेमेटरी है। अब इसके बाद आता है ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी जो है
वो क्या है कि आपने एक पब्लिक सर्वेंट से क्या पूछा, पब्लिक सर्वेंट से आपने पूछा कि भाई आपकी जो फीमेल कॉलीग है क्या उनके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना, पूछा ना आपने ये चीज, बिल्कुल पूछा। तो ये चीज भी क्या हुई, ये चीज भी डिफेमेटरी हुई ना, डिफेमेटरी हुई कि नहीं हुई, डिफेमेटरी अंटिल, इट इज डिफेमेटरी अंटिल इट इज ट्रूथ, इट इज डिफेमेटरी अंटिल इट इज ट्रूथ। क्यों डिफेमेटरी है, क्यों इसलिए डिफेमेटरी है भाई साहब, क्योंकि जब आपको पता नहीं है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है नहीं है क्या नहीं है, तो अगर आप किसी इंटरव्यू में, किसी बैठक में, किसी सम्मेलन में, किसी सेमिनार में अगर आप उनसे ये चीज़ पूछोगे तो वो तो लोगों तक पहुंचेगी, और लोगों तक पहुंचेगी तो उनका तो लॉस ऑफ रेपुटेशन होगा, है ना। ये भी हो सकता है कि उनकी वाइफ जो है वो गुस्सा हो जाए और उन्हें छोड़ करके चले जाए, है ना, और आधी प्रॉपर्टी भी ले जाए, ये भी तो हो सकता है। तो भाई वो इंसान तो लुट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जीवन भर में जो कमाया है वो बिना किसी झंझट के, एक तो बीवी बच्चे भी चले जाएंगे और आधी प्रॉपर्टी भी चली जाएगी, तो उसका तो पूरा संसार ही उजड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ, ये भी आपका हुआ डिफेमेटरी, है ना, हुआ ना डिफेमेटरी, ठीक है। और वही अगर ट्रूथ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्योंकि ये डिफेमेटरी है ना, ये चीज आप समझ गए हैं। अब ये चीज अगर आप समझ गए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका क्या हो गया है, आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। अब आता है अ क्वेश्चन टू अ फीमेल एक्ट्रेस अबाउट अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अ मैरिड मैन। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, वो फीमेल एक्ट्रेस है ना, अब उसको आप एक मैरिड मैन के साथ क्या कर रहे हो, मैरिड मैन के साथ आप क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, सेम चीज ये भी, है ना। देखिए अगर ट्रूथ है बात अलग है, ट्रूथ नहीं है तो क्या है, डिफेमेशन। और तीनों ही चीजों में ट्रूथ के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया है। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे कि हमारा सही जवाब क्या है, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी नहीं है। चलिए, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ऑप्शन ए कैसे सही है, क्यों, क्योंकि उसमें भी तो एक पब्लिक ऑफिसर के अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी के बारे में छाप दिया उन्होंने न्यूज़पेपर में, है ना। तो जब उन्होंने, मान लीजिए ये हेडिंग है, क्या हेडिंग है, हेडिंग है अनअकाउंटेड, हेडिंग है अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ मिस्टर एक्स, और बढ़िया उनकी एक फोटो लगा दी पासपोर्ट साइज, है ना। मिस्टर एक्स वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन में है कंट्री के, है ना, सिविल सर्वेंट है। तो उनकी बारे में ये चीज छाप दी, और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया इन्होंने, मतलब कि ये कंफर्म्ड न्यूज नहीं है ना, हम इसे सच नहीं बोल रहे हैं, इट्स जस्ट अ तहकीकात, है ना, हम सिर्फ एक ऐसा छाप रहे हैं, देखिए, है ना। तो ये क्या होगा, ये डिफेमेशन में नहीं आएगा, है ना। अब इसको अगर आपको समझना है, क्वेश्चनेयर के फॉर्म में जब भी कोई चीज आती है ना, तो वो क्या होती है, देखिए क्या होता है कि आपने सभी ने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी जिसका नाम था संजू, देखिए संजय दत्त की बायोपिक, है ना, देखी होगी, कर हर मैदान फतेह, है ना, तो हर मैदान आपको भी फतेह करना है, ठीक। चलिए, तो संजू में क्या होता है, जब परेश रावल जी जो संजय दत्त के पिताजी का उन्होंने किरदार निभाया है, तो जब वो एक जर्नलिस्ट के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने एक आर्टिकल छापा है जिसकी हेडलाइन है संजू इज फिनिश्ड, है ना, और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अब यही क्वेश्चन मार्क वहां एब्सेंट रहता ना तो वो डिफेमेशन हो जाता कि भाई आप किसी के बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो दे आर आस्किंग द रीडर, है ना, इट्स अ टाइप ऑफ अ क्वेश्चनेयर। तो यहाँ पे ये चीज डिफेमेशन के केस में नहीं आ पाती, है ना। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जब सारे मैदान संजय दत्त ने फतेह कर लिए थे उसके बाद क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जब उन्होंने मुन्ना भाई, MBBS जैसी मूवीज करी और जब वो फिर से ट्रैक पे आ गए तो उसी एडिटर ने एक और आर्टिकल छापा जिसमें उसने लिखा संजू इज नॉट फिनिश्ड, और इस बार क्वेश्चन मार्क की जगह क्या था, फुल स्टॉप था। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ ट्रूथ, है ना, और इट वॉज नॉट डिफेमेटरी, है ना। अगर नहीं भी ट्रूथ होता तो भी ये डिफेमेटरी नहीं था, है ना। संजय दत्त थोड़ी ना बोलेंगे, संजय दत्त तो बोलेंगे यार मेरी बड़ाई कर रहा है, करने तो भले झूठी बड़ाई कर रहा है, मुझे क्या लेना देना, है ना। तो ये चीज होती है। ठीक, यहाँ तक हम बात को समझ गए, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है ना। चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा कि भाई एक आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यूज़पेपर में किस चीज के बारे में, एक पब्लिक सर्वेंट की अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन किस फॉर्म में, क्वेश्चनेयर के फॉर्म में वो आर्टिकल पब्लिश हुआ, इसलिए वो क्या होगा, वो नहीं माना जाएगा आपका डिफेमेशन। बात समझ में आ गई, बात क्लियर है, बात में कोई दिक्कत, बात में कोई परेशानी, बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अपने बिल्कुल दिमाग में इसको फिट कर लीजिए। दिमाग का ढक्कन, एक ऐसा ढक्कन है आपके दिमाग में ना, उसमें एक ऐसा हैंडल लगवा लीजिए आप लोग ना। ये थोड़ा ड्राइंग में मैं कमज़ोर हूँ तो अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का हैंडल होना चाहिए, वो पता नहीं कैसा है यार, मेरे से तो बन भी नहीं रहा है। चलिए छोड़िए, एक हैंडल लगवा लीजिए तो उसे जल्दी से खोल के ना सारी चीज़ें आप दिमाग में डाल लीजिए। उससे क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, है ना। जल्दी जल्दी डालेंगे और ढक्कन लगा देंगे वापस, ऐसे करके निकल नहीं पाएगी वो। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है। चलिए, ये 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पैसेज जाएगा, तो इन दोनों क्वेश्चन को और हम पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि इन दी अबव पैसेज, इस अबव पैसेज में, ऊपर दिए गए पैसेज में जो हमने किस बारे में पढ़ा, हमने जो अर्नब गोस्वामी वाला पैसेज पढ़ा, है ना। कौन सा पैसेज पढ़ा हमने पढ़ा अर्नब गोस्वामी वाला पैसेज। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी वाले पैसेज में क्या हुआ, है ना। अर्नब गोस्वामी वाले पैसेज में ये कह रहे हैं कि द कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट FIRs इनटू वन एंड द इन्वेस्टिगेशन टू बी कंडक्टेड एट मुंबई। कोर्ट ने कहा कि सारे जितने भी FIRs है ना, सबको मर्ज कर दो और एक सिंगल हैंडेड इन्वेस्टिगेशन चलाओ, कहाँ पे, मुंबई में, है ना। तो इस रीजन के पीछे कोर्ट का क्या ऑर्डर था, है ना। इस रीजन के पीछे कोर्ट का ऑर्डर नहीं, इस ऑर्डर के पीछे कोर्ट का क्या रीजन था, ये हमें बताना है ना। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं कि भाई अबव पैसेज में कोर्ट ने कहा, क्या कहा कोर्ट ने कहा कि जितने भी FIR हैं सबको मर्ज करो, सबको मुंबई लेकर के आओ, एक इन्वेस्टिगेशन मुंबई में चलाओ। तो इस रीजन के पीछे, है ना, इसके पीछे क्या रीजन था, इस ऑर्डर के पीछे क्या रीजन था कोर्ट के, ये हमें बताना है ना। चलिए, ए बोल रहा है मल्टीपल FIRs मींस मल्टीपल इन्वेस्टिगेशन एंड द सेम टाइम कॉजेज हार्डशिप टू द अक्यूज्ड वन। B, the first FIR was registered at Mumbai and the investigation should be conducted at Mumbai. C, the accused resides at Mumbai and the investigation should be conducted only at Mumbai. D, multiple FIR are frivolous and there is only one cause of action. चलिए, पहला बोल रहा है कि भाई जितनी ज्यादा FIR होंगी उतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होंगी, उतनी ही ज्यादा अक्यूज्ड को दिक्कत होगी। बी बोल रहा है जितनी ज्यादा बी बोल रहा है पहली FIR मुंबई में हुई थी, तो क्योंकि पहली FIR मुंबई में हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होनी चाहिए, मुंबई में ही होनी चाहिए, है ना। सी बोल रहा है द अक्यूज्ड रिसाइड्स एट मुंबई, जो अक्यूज्ड है वो कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, और जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ पे होनी चाहिए, मुंबई में ही कंडक्ट होनी चाहिए। ठीक, समझ गए हम बात को। चलिए,